पीसीए यानी कि प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ये बैंकों के लिए एक ऐसा शब्द यूज़ किया गया है जो कि किसी भी बैंक पर पाबंदियां लगाता है, रिस्ट्रिक्शंस लगाता है। आरबीआई की तरफ से बैंक्स की परफॉर्मेंस के ऊपर इनको इम्पोज किया जाता है। कई सारे बैंक्स पीसीए के अंडर में थे। मार्च में लगभग ये बात शुरू हुई थी कि अब बैंक जो है वो पीसीए के बाहर आएंगे, बैंक पीसीए के बाहर आएंगे, और फाइनली एक एक करके बैंक्स ने पीसीए के बाहर आना शुरू किया, जिसमें अभी जो ताज़ा बैंक बाहर आया है वो है इंडियन ओवरसीज़ बैंक, जो कि अभी अभी जिसके ऊपर से कुछ दिनों पहले पीसीए आरबीआई ने हटा दिया है। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी के मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं द बैंकर वाइन्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं इंडियन ओवरसीज़ बैंक के बारे में, जो कि अभी अभी पीसीए के बाहर आया है। और काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ के मन में ये डाउट आ चुका है, काफ़ी सारे लोगों के मन में ये डाउट आ चुका है कि अब जो बैंक पीसीए के बाहर आया है तो क्या ये प्राइवेटाइजेशन के लिए बाहर आया है, क्योंकि पहले भी इंडियन ओवरसीज़ बैंक का जो प्राइवेटाइजेशन है नीति आयोग की तरफ से उसकी सिफारिश गवर्नमेंट तक जा चुकी है। तो ऐसे में अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है शायद इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइवेटाइजेशन होना हो, इसीलिए इस बैंक को इस टाइम पीसीए के बाहर किया गया हो। दोस्तों साथ ही साथ मैं आपसे इस वीडियो में बात करूंगा एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन पर, कि जो एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है हम इससे क्या क्या चीज़ें कंक्लूड कर सकते हैं। तो दोस्तों बने रहिएगा इस वीडियो में अंत तक मेरे साथ। बात करते हैं सबसे पहले तो आईओबी के पीसीए के बाहर आने के बारे में। दोस्तों देखिए, इंडियन ओवरसीज़ बैंक था जो कि पीसीए के अंडर में था, यूको बैंक था और शायद बैंक ऑफ महाराष्ट्र भी था, मुझे ठीक से याद नहीं है। लेकिन इंडियन ओवरसीज़ बैंक को जो है पीसीए के बाहर किया गया। देखिए एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस है इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पिछले कुछ सालों से एक बहुत ही इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस दिखाई है इंडियन ओवरसीज़ बैंक ने, और वाकई में काबिल तारीफ़ है जिस तरीके से उनका बिज़नेस बढ़ा है, एनपीए कम हुआ है। साथ ही साथ इंडियन ओवरसीज़ बैंक के जो ईडी हैं उन्होंने भी एक बयान में ये बात कही थी कि जो भी नीति आयोग की तरफ से सिफारिश की जो न्यूज़ आ रही हैं, मैं उनकी पुष्टि नहीं करता हूं जब तक कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में कुछ ऑफिशियल अपडेट नहीं आता है गवर्नमेंट की तरफ से। और रही बात आईओबी के परफॉर्मेंस की, तो जो आईओबी का परफॉर्मेंस चल रहा है वो आगे भी चलता रहेगा और हम कोशिश करेंगे कि हम इंडियन ओवरसीज़ बैंक को और ऊंचाइयों तक ले जाएं। तो ये स्टेटमेंट था इंडियन ओवरसीज़ बैंक के ईडी का कुछ टाइम पहले, और उस वजह से जो इम्प्रूव्ड परफॉर्मेंस है तो आरबीआई ने इस इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पीसीए के बाहर किया हुआ है। दोस्तों देखिए, इसका प्राइवेटाइजेशन से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी रूमर्स उड़ रहे हैं कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक का प्राइवेटाइजेशन होने वाला है इसलिए इंडियन ओवरसीज़ बैंक को पीसीए के बाहर किया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। प्राइवेटाइजेशन का अभी कहीं दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ दोस्तों? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र ने कुछ लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ये बात कही थी कि बैंक्स का प्राइवेटाइजेशन ज़रूर होगा अकॉर्डिंग टू द बजट प्लान्स। लेकिन उसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर ने कुछ कार्यक्रम किए थे जिसमें कभी कहीं पर भी बैंक के प्राइवेटाइजेशन की जिक्र की नहीं हुआ था, उन्होंने इस बारे में बात नहीं करी थी। लेकिन अब जो ऑफिशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं, ऑफिशियल नहीं कहेंगे, एक तरीके से जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र की स्टेटमेंट थी कुछ दिनों पहले, उसमें उन्होंने कहा था कि इस साल हम एलआईसी का जो आईपीओ है उसको लेकर आएंगे, साथ में बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन होगा और साथ ही साथ एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होगा। तो जो उनका टारगेट था 1,75 करोड़ का, उन्होंने कहा था कि वो उम्मीद करते हैं कि इस फाइनेंशियल ईयर वो इस टारगेट को अचीव कर लेंगे, जहां पर बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की उन्होंने बात नहीं की। तो देखने वाली बात यह है कि बीपीसीएल का प्राइवेटाइजेशन, एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन, एलआईसी का आईपीओ, इन 3 चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया था, लेकिन बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात उन्होंने नहीं कही थी, जो कि इस साल बजट का प्लान थी। मैंने अपने पिछले वीडियोस में आपको बताया दोस्तों कि प्राइवेटाइजेशन प्लान है वो आगे मूव कर चुका है। हो सकता है शायद गवर्नमेंट के पास कुछ और प्लान्स हों, या वो इसको कुछ और तरीके से मर्जर्स के थ्रू या फिर कुछ और पॉलिसी के थ्रू इम्प्लीमेंट करें, जिसमें एक प्राइवेटाइजेशन ना दिखे लेकिन जो गवर्नमेंट का जो भी पब्लिक सेक्टर एंटिटीज़ हैं उनको कम करने का जो एक मोटिव है वो पूरा हो जाए। जैसा कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के साथ हुआ था,
ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को ख़त्म करके गवर्नमेंट ने 7 अलग अलग डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बना दिए। एक तरीके से पहले प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही थी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की, लेकिन कई टाइम से धरने पर बैठे हुए थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के एम्प्लॉयज़, उनके जो यूनियंस थे, वर्कमैन यूनियंस थे। लेकिन अब फाइनली जो गवर्नमेंट ने फ़ैसला लिया है वो डिफेंस पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बनाने का फ़ैसला लिया है, जिसमें गवर्नमेंट की जो ओनरशिप है वो 100% की रहेगी। तो देखिए प्लान्स जो हैं वो चेंज होते रहते हैं। हो सकता है गवर्नमेंट ने बजट में प्राइवेटाइजेशन का ऐलान कर दिया है, लेकिन आने वाले समय में इम्प्लीमेंटेशन उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से वो अपने प्लान को एक्सटेंड करके कुछ और नया प्लान लाने की बात कर रहे हैं। देखिए अगर हम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि इंडियन ओवरसीज़ बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये 2 नाम हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए गए हैं नीति आयोग की तरफ से, और कहीं ना कहीं ये न्यूज़ सही थी, लेकिन कहीं से भी हमें ऑफिशियल कंफर्मेशन कुछ भी नहीं मिला था। एयर इंडिया का अगर आप केस देखें तो एयर इंडिया के केस में भी ब्लूमबर्ग ने एक स्टेटमेंट जारी करी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि टाटा सन्स ने, टाटा कंपनी ने ख़रीद लिया है एयर इंडिया को, उन्होंने जो बोली है वो लगाई ये थी और वो बोली उन्होंने जीत ली है। तो अब जो एयर इंडिया है वो टाटा सन्स के पास जाएगा। लेकिन वहीं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो उनके मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा था कि अभी एज सच एयर इंडिया की बिक्री की कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो जो बिड है वो टाटा सन्स ने जीती। तो दोस्तों मीडिया रिपोर्ट्स की माने और अगर हम गवर्नमेंट ऑफिशियल की माने तो हम डेफिनेटली गवर्नमेंट का जो मिनिस्टर कह रहा है हम उस चीज़ पर ज़्यादा यकीन करेंगे, ना कि मीडिया रिपोर्ट्स के ऊपर। और मीडिया रिपोर्ट्स को हम पूरी तरीके से ठीक नहीं मान सकते हैं। अगर पूरा ही करेक्शन है, अगर मीडिया रिपोर्ट्स पूरी तरीके से सही भी हैं, फिर भी हम 2 से 4% का एरर लेकर चल सकते हैं, जैसा कि हमने बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन के केस में देखा और एयर इंडिया का जो प्राइवेटाइजेशन के केस का सीधा सीधा मैटर है। देखिए एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन होना है, गवर्नमेंट इस साल प्राइवेटाइजेशन इसको करेगी ही करेगी प्रायोरिटी पे, क्योंकि ये लगभग पिछले 20-21 सालों से अटका हुआ है। अगर आप गूगल पर जाकर एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन का हिस्ट्री चेक करोगे तब वहाँ से आपको मालूम पड़ेगा कि कितना लंबा प्रोसेस है प्राइवेटाइजेशन का जो चल रहा है, और जिससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन का प्राइवेटाइजेशन इतना आसान नहीं होता है। गवर्नमेंट को बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन तो बहुत ही मुश्किल है आने वाले साल, क्योंकि चैलेंजेस अलग अलग हैं, ऑर्गेनाइजेशन बड़े हैं, एम्प्लॉयज़ बड़े हैं, वर्कमैन ऑफिसर यूनियंस काफ़ी सारी हैं और उन सभी के मेंबर्स बहुत सारे हैं, साथ ही साथ पॉलिटिकल दबाव भी है, इलेक्शन का टाइम भी है। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है वो शायद बैंक के प्राइवेटाइजेशन के बारे में अभी नहीं सोच रहे और इस प्लान्स को एक्सटेंड कर चुके हैं। तो जितने भी र्यूमर्स थे इंडियन ओवरसीज़ बैंक से रिलेटेड, अगर कोई बैंक पीसीए के बाहर आ रहा है तो वो प्राइवेटाइजेशन के लिए जा रहा है, ऐसा सरासर गलत है दोस्तों। एसबीआई पीओ का नोटिफिकेशन आ चुका है, समय समय पर मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा एसबीआई पीओ नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।